नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी की और हम लोग देखेंगे कि आने वाले कुछ समय में क्या निफ्टी का डायरेक्शन हो सकता है। उसी के अनुसार हम अपने स्टॉक्स में भी प्ले करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं, CLSA का एक रिपोर्ट आया है। CLSA एक वर्ल्ड की टॉप ब्रोकरेज फर्म और इन्वेस्टमेंट फर्म है। उसने बोला है कि इंडिया में अब प्रॉफिट बुकिंग करने का समय है, ज़्यादा अभी इन्वेस्टमेंट अभी ज़्यादा मात्रा में न करें। और बात करें दोस्तों हम लोग CLSA की रिपोर्ट की, तो उन्होंने इंडियन इक्विटी मार्केट से अभी प्रॉफिट बुक करने को बोला है और इसका रीज़न दिया है कि अभी रिच वैल्यूएशन हो चुका है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 20 मंथ से लगातार इंडिया में बुल रन चल रहा था। वन वे ट्रैफिक था, सिर्फ प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ही कर रहा था। कभी डीप करेक्शन हम लोग को देखने को नहीं मिला है लास्ट 20 मंथ से, तो करेक्शन भी ड्यू है। और हम लोग देख रहे हैं कि Q2 में बहुत सारे स्टॉक पे मार्जिन प्रेशर आया है, जैसे एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें हम तो हम लोग Q2 का रिजल्ट्स में थोड़ा सा डिप देखे थे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट उनका बढ़ गया था, इस कारण से प्रॉफिट मार्जिन घटा था। और भी बहुत सारे कंपनीज में हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू में भी डिक्रीज हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो हम लोग बात करें और भी अदर ब्रोकरेज हाउस है, जैसे मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, UBS और नोमुरा, ये सब ने भी अपना स्टेक घटाया है। बेसिकली यही सब FIIs की श्रेणी में आते हैं, तो इन पे हम लोग को खास नज़र रखना है, क्योंकि इनका चाल से ही मार्केट डिसाइड होता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं रिटेलर्स अंधाधुंध बाइंग करते जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में पड़ सकते हैं। इस कारण से हम लोग FIIs DIIs पर भी नज़र रखेंगे, ताकि हम लोग अपना कोर्स ऑफ एक्शन में सुधार ला सके। और कुछ और रीजन जिसके कारण इंडियन इक्विटी मार्केट थोड़ा सबड्यूड रह सकता है कमिंग मंथ्स में, तो मेन रीज़न है एलिवेटेड एनर्जी प्राइसेस। हम लोग देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल और गैस का प्राइस बहुत ही ज़्यादा आ चुका है। इस कारण से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का इनपुट प्राइसेस भी बढ़ने की संभावना है, और हम लोग को Q3 Q4 में भी कुछ प्रेशर देख सकते हैं इन कंपनी के मार्जिन्स पे। और हम लोग बात करें तो CLSA ने ये भी बताया है कि करंट अकाउंट बैलेंस भी सरकार का थोड़ा सा बढ़ गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, और करेंसी का आउटलुक को भी डाउनग्रेड किया गया है। और इसका असर करेंसी के मार्केट पे भी पड़ सकता है। US डॉलर मजबूत हो सकता है और इंडियन रुपीस कुछ गिर सकता है, लगभग 78 तक प्राइस जा सकता है। $1 इक्वल टू 78 इंडियन रुपीस तक जाने की संभावना, ऐसा CLSA ने अपने रिपोर्ट में बताया है। और भी एक रीज़न बताया गया है कि RBI का जो स्टिमुलस पैकेज आने वाला था, उसको भी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है, जिसके कारण इंडियन इक्विटी मार्केट पे प्रेशर रह सकता है। ये सब टिपिकल मेजर फैक्टर्स थे जिसको हम लोग आउटलाइन किए। अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं क्या हम लोग को पोजीशन बनाना है। टॉप के एक दो स्टॉक भी हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग को क्या आगे का कोर्स ऑफ एक्शन रखना है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को एनालाइज करेंगे। हम लोग वीकली के चार्ट को देखेंगे और डेली चार्ट भी हम लोग बात करेंगे। और हम लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जो कि हर वीडियो में बात करते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करेंगे, जो कि ब्लू लाइन शो कर रहा है। एक 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करेंगे, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा है। और तीसरा इंडिकेटर्स दोस्तों हम लोग लगाते हैं पिवट लाइन्स। पिवट लाइन बेसिकली आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो पिवट लाइन सपोर्ट देता है। इतना तक क्लियर है। हम लोग स्टडी सेक्शन में जाके तीनों इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। और हम लोग एक थंब रूल भी याद किए थे कि प्राइस 200 डेज के नज़दीक हम लोग अगर बाई करके चलते हैं तो हम लोग बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे बाई किया जाए, जैसे कोविड के समय नीचे आया था तो हम लोग बाई करते तो बहुत ही बड़ा अप मूव कैप्चर कर सकते थे। तो हम लोग चार्ट पे देख रहे हैं पिछले साल से ही बुल रन चल रहा है और डायरेक्ट एकदम 18,400 तक आया है, और अभी भी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ करेक्शन हम लोग को दिख सकता है मार्केट में, क्योंकि एक बड़ा बुल रन हम लोग को देखने को मिला था। और हम लोग देख रहे थे कि 20 का लाइन भी बढ़िया से इंक्लाइन था, लगभग 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक का एंगल बना हुआ है, जो हमको बताता है कि बहुत ही ट्रेमेंडस बुल रन था और प्राइस बहुत ही अच्छे से ऊपर जा रहा था। लेकिन हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं 18,400 पे एक पिवट था, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस था। वहीं पे निफ्टी अभी कुछ दिनों से कंसोलिडेट भी कर रहा है। हम लोग डेली के चार्ट पे देखेंगे तो और भी अच्छा से पता चलेगा।
और यहाँ से हम लोग को ज़रा सा लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 220 और प्राइस तीनों के बीच में डिस्टेंस है। तो हम लोग बोले हैं कि यहाँ से कुछ करेक्शन होता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आता है। और जैसा हम लोग रिपोर्ट में भी देखे थे, FIIs DIIs यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन रिटेलर्स हम लोग जानते हैं दोस्तों, बैठे रहते हैं और कभी भी अपना स्टेक को कम नहीं करते हैं। स्टेक कम करना बहुत ज़रूरी है, कम्प्लीटली एग्जिट नहीं करना है। कम्प्लीटली एग्जिट और कम्प्लीटली इन्वेस्टेड हम लोग को कभी नहीं रहना है, दोनों में स्कोप रखना है। जिस तरफ भी मौका मिलेगा हम लोग उस तरफ अपने मौके का फ़ायदा उठाएंगे। तो अभी बात करें हम लोग 200 डेज, 20 और प्राइस तीनों के बीच में डिस्टेंस है। तो अभी हम लोग निफ्टी 20 या इंडेक्स फंड में हैवी इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलेंगे। और भी निफ्टी का बहुत सारा टॉप स्टॉक है, हम लोग इसी बेसिस पे देखेंगे। तो हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे। अगर किन्हीं का मान लीजिए म्यूचुअल फंड वगैरह या इंडेक्स फंड में आप SIP करते हैं, उसको जारी रखिए। SIP हम लोग करते हैं एवरेज रिटर्न के लिए, और हम लोग स्टॉक्स या ETFs ये सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं एबनॉर्मल रिटर्न के लिए। हम लोग 15% रिटर्न के लिए नहीं इतना मेथड सीख रहे हैं, हम लोग 20, 25, 30% रिटर्न के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप लोग रिग्रेसली अगर दोस्तों फॉलो कीजिएगा इस मेथड को, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा होगा। तो फिलहाल हम लोग को ज़्यादातर अभी इन्वेस्टमेंट से बचना है। जिनके पास पहले से स्टॉक है, स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो उनमें अगर कोई स्टॉक्स में अगर अच्छा मौका मिलता है तो हल्का क्वांटिटी में बाई करके चले। हैवी इन्वेस्टमेंट करने का अभी समय नहीं है। इसलिए हम बहुत दिनों से बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कमेंट कर रहे थे कि आप केमिकल स्टॉक पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, केमिकल स्टॉक को रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे थे। तो हम जान रहे थे कि 200 डेज के मूविंग एवरेज से और 20 के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा प्राइस ऊपर चल रहा था। इसलिए हम झूठा सलाह किसी को नहीं देना चाहते थे कि आप लोग केमिकल स्टॉक बाई करके चले, आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हम लोग देखें कि केमिकल स्टॉक्स में बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिला, और जिस कारण से बहुत सारे रिटेलर्स हमारे फंस गए। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो इस मेथड को बढ़िया से सीखें और अप्लाई करें। आप लोग कभी भी स्टॉक्स बाई करने में फंसिएगा नहीं। और हम लोग डेली के चार्ट पे भी देख रहे हैं, तो डेली के चार्ट पे भी हम लोग को स्पेस नहीं मिल रहा है। 200 डेज का लाइन ये है, 20 का लाइन ये है। प्राइस बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, और प्राइस इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 20 का लाइन थोड़ा कर्व नीचे की तरफ भी हो रहा है। तो एक बड़ा सा अगर कैंडल रेड नीचे बनता है दोस्तों, तो प्राइस नीचे फॉल कर सकता है। और हम लोग वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, अगर करेक्शन होता है तो पहले तो 20 के लाइन पे कुछ सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। अगर उसको बीट करता है तो फिर पिवट पे सपोर्ट ले सकता है। लेकिन ज़्यादा डीप करेक्शन का एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में इंडिया इज़ ए ग्रोथ स्टोरी है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसा कि बड़े इन्वेस्टर भी बोलते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, रामदेव अग्रवाल जी हो गए, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। 10-15 साल में इंडिया ग्रो करेगा। हम लोग देख रहे हैं GDP भी 10% से ग्रो करने वाला है। तो ज़्यादा ईयर करेक्शन है तो हम लोग ज़्यादा डरेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ज़्यादा हम लोग कॉशियसली स्टॉक बाई करेंगे, ना कि हम लोग कोई भी बिना देखे स्टॉक बाई कर लीजिएगा, तो फिर फंसने का चांसेस रहता है, आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। और क्वालिटी फंडामेंटली साउंड स्टॉक में ही आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा लालच में हम लोग को पड़ने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा बज देख रहे हैं दोस्तों EV स्टॉक्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स का। तो इसमें भी आप टॉप के क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। ज़्यादा नीचे के स्टॉक्स में आप लोग बाई करके ना चले। पेनी स्टॉक ये सब में आप लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स है, लेकिन जब तक कुछ कंक्रीट हम लोग को इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे देखने को नहीं मिलता है, तब तक हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये सब स्टॉक्स में नहीं करेंगे। तो हम लोग अभी 1-2 स्टॉक और देख लेते हैं, रिलायंस का और HDFC बैंक में क्या पोजीशन बन रहा है। तो रिलायंस में भी हम लोग को कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है, और जैसा कि हम लोग बात करते हैं, पिवट आपको पहले से दिखते रहता है, और यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस मिल सकता था, और यहाँ पे सेलर बैठे रहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं प्राइस 200 डेज का मूविंग एवरेज और 20 के लाइन से भी बहुत दूर चला जाए तो आप लोग कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। उसमें आपका पिवट मदद करेगा। पिवट आपको पहले से दिखते रहेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो लंबा कंसोलिडेशन था रिलायंस में, और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ से प्राइस कुछ करेक्शन हम लोग को शो किया है। तो ज़्यादा हम लोग अभी रिलायंस में हम लोग अभी भी एंट्री नहीं लेंगे। डेली चार्ट पे देखते हैं कि कुछ एंट्री है तो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि रिलायंस में हम लोग बात करें तो निफ्टी का सबसे बड़ा शेयर है। तो इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट समय समय पे करते रहेंगे। लेकिन हम लोग डेली चार्ट पे भी देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है।
इसलिए हम लोग डाउन ट्रेंड में तो एवरेजिंग कभी नहीं करेंगे, कुछ यहाँ बाई करेंगे, कुछ यहाँ बाई करेंगे, और जब तक नीचे आते रहेगा बाई करते जाएंगे। तो कितना बाई कीजिएगा, -20% चले जाइएगा। तो इसलिए कभी भी डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग ना करें। पहले हम लोग देखेंगे ये पिवट है, इस पिवट पे कुछ सपोर्ट लेते हुए प्रतीत होता है तो हम लोग बाई करके चलेंगे। तो हम लोग चैनल पे अपडेट भी कर देंगे। अगर नहीं तो प्राइस इस पिवट पे आता है और इस पिवट को भी ब्रेक करता है तो 200 डेज के पास आएगा। तो रिलायंस में भी हम लोग बाई नहीं करेंगे। पहले से है तो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते थे यहाँ पे, और नहीं किए हैं तो अवेट करें, क्योंकि अब प्रॉफिट बुक करने का भी इसमें हमको समय नहीं दिख रहा है, क्योंकि टॉप से लगभग 10% का फॉल तो आ ही चुका है। तो इसलिए अभी प्रॉफिट बुक करने का भी समय इसमें से चला गया। इसलिए जो भी स्टॉक है उसको अच्छा से रखिए, और भी आगे मौका मिलेगा तो ऐड कीजिएगा। रिलायंस टॉप का स्टॉक है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और हम लोग अब HDFC बैंक का शेयर को एनालाइज करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के पास फिर से आ चुका है। तो हम लोग को बेस्ट पोजीशन 200 डेज के पास ही ऐड करने का होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग ऐड नहीं करेंगे। वीकली चार्ट देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर चल रहा था और इस पिवट से टकराता है, करीब डबल टॉप की तरह बनाता है और हम लोग को प्राइस में फॉल देखने को मिलता है। तो हम लोग डेली चार्ट से एंट्री लेंगे और वीकली चार्ट से हम लोग ट्रेंड को देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस बहुत ही दिनों से नीचे फॉल कर रहा है HDFC बैंक में। तो इसमें फ़िलहाल हम लोग कोई एंट्री नहीं लेंगे जब तक कि यहाँ पे 200 डेज पे कुछ सपोर्ट लेते हुए एक हैमर कैंडल और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, जिसको हम एलिफेंट कैंडल भी बोलते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो बना चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ऐसा पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है। तो अपना क्वांटिटी को फिर से बढ़ा लीजिएगा। HDFC बैंक में क्वालिटी स्टॉक है और ये तो पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों, इसको तो ज़रूर से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में रिलायंस और HDFC बैंक ये सब 20% निफ्टी का वेटेज रखता है। तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ये दोनों स्टॉक में तो इन्वेस्टमेंट करना मस्ट है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, ये मेयर करेक्शन हो सकता है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कॉशियसली इन्वेस्ट करें। ज़्यादा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अभी ज़्यादा वेटेज देने का समय नहीं है। वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और 200 डेज के प्राइस से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है। इस कारण से जिसमें हमको मौका दिखेगा, पहले से पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक है और उसमें मौका बन रहा है तो बाई कीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। मार्केट कैसा भी रहे, अगर हमको मौका मिलेगा तो बाई करेंगे। तो लेकिन अभी फ़िलहाल हैवी इन्वेस्टमेंट या लमसम करने का समय नहीं है। जब मौका रहेगा तो हम चैनल पे अपडेट भी करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा टेक्निकल एनालिसिस, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।